My dear students, very welcome to all of you in your bio academic and spiritual science classes. Dear students, मेरे 12 क्लास के प्रिय छात्रों, आज आपके लिए मैं आनुवंशिक अणु की वंशागति वाले चैप्टर से डीएनए का प्रतिकृतियन कैसे होता है, इस वाले पॉइंट को लेकर के आपके बीच में हम उपस्थित हुए हैं और आज इस कंसेप्ट को समझने का प्रयास करेंगे। तो मेरे प्रिय छात्रों, इस चैप्टर को समझने के लिए जब मैंने एनसीईआरटी के सेगमेंट्स को, उसके कॉन्सेप्ट को, उसके जो मटेरियल थे उसको जो मैंने फिल्टर किया, तो मुझे कुछ इंपॉर्टेंट हेडिंग्स मिली, कुछ विशेषताएं मिली और जिसके द्वारा समझाना मैंने बेहतर समझा। तो क्या विशेषताएं मिली कि हमने ये देखा कि सबसे पहले हम डीएनए के प्रतिकृतियन की क्या प्रक्रिया होती है, उसको समझने से पहले हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि वास्तव में डीएनए का प्रतिकृतियन क्या है। दूसरी चीज, यह कैसा प्रक्रम है। तीसरी चीज, यह किस सिद्धांत का पालन करते हुए प्रतिकृत होता है, ठीक है। फिर यह कोशिका विभाजन की किस प्रावस्था में घटित होता है। इसके बाद यह किस दर से होता है, यानी इसकी स्पीड क्या होती है, प्रतिकृतियन की दर क्या होती है। इसके बाद हम ये जानेंगे कि प्रतिकृतियन के लिए जो आवश्यक ऊर्जा है उसकी आपूर्ति कौन करता है या कौन कौन करते हैं। इसके बाद ये देखेंगे कि प्रतिकृतियन के लिए जो एंजाइम्स हैं वो कौन कौन से एंजाइम हैं जो प्रतिकृतियन में लगते हैं, मुख्य एंजाइम के रूप में या सहायक एंजाइम के रूप में। फिर हम जानेंगे कि प्रतिकृतियन, चूंकि डीएनए में 2 सूत्र होता है, तो क्या दोनों सूत्रों का प्रतिकृतियन होता है या किसी एक सूत्र का प्रतिकृतियन होता है। तो उसमें प्रतिकृतियन में सांचे के रूप में कौन सा सूत्र उसका जो है प्रयुक्त होता है, कौन सा स्टैंड यूज होता है, इसके बारे में जानेंगे। फिर ये जानेंगे कि प्रतिकृतियन में जो एंजाइम है वो पहले क्या करते हैं, वो पहले पेरेंटल डीएनए को पढ़ते हैं, तो उनके पढ़ने का डायरेक्शन क्या होता है, और फिर पढ़ करके वो जब नए डीएनए का निर्माण करते हैं तो नए डीएनए की ध्रुवता किधर होती है, यानी जो पेरेंटल डीएनए को पढ़ते हैं उसकी ध्रुवता क्या होती है, और जो उसको पढ़ करके उसके हिसाब से उसका पूरक जो नया डीएनए बनाते हैं उसके बहुलीकरण, पॉलीमराइजेशन की ध्रुवता क्या होती है। इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ने के बाद तब हम देखेंगे कि प्रतिकृतियन की प्रक्रिया क्या है, कैसे प्रतिकृतियन प्रारंभ होता है और कैसे ये पूरा होता है, ठीक है। तो आइए एक एक करके देखते हैं, ठीक ना। ये जो लेक्चर है ये थोड़ा सा दूसरे प्रकार का होगा, क्योंकि इसमें समझना है ये कॉन्सेप्ट वाला चैप्टर, अगर हम इसको समझ जाएंगे तो हम बेहतर ढंग से इसको लिख लेंगे, ठीक है। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखते हैं कि प्रतिकृतियन क्या है। तो बेटा ध्यान रखना, प्रतिकृतियन क्या होता है कि डीएनए के जो 2 सूत्र होते हैं, पैतृक सूत्र, उनका पृथक होकर के उन दोनों सूत्रों पर 2 नए सूत्रों का निर्माण प्रतिकृतियन कहलाता है। या आप यूं कह सकते हैं कि डीएनए, एक पैतृक डीएनए के विभाजित होकर के उससे 2 नए संतत डीएनए, डॉटर डीएनए, न्यू डीएनए फिलामेंट्स या सूत्र का निर्माण होना ही क्या होता है, प्रतिकृतियन होता है, ठीक है। और ध्यान रखिएगा, किसी भी कोशिका के विभाजन में सबसे पहले जो विभाजित होने वाला अणु होता है वो डीएनए ही होता है। अगर वो रेट्रोवायरस है तो उसमें विभाजित होने वाला पहला अणु, जैव अणु, वो आरएनए होगा, ठीक ना। यानी कहने का मतलब ये हुआ, जैसे किसी घर का बंटवारा होता है तो बंटवारे में बंटने वाले सबसे पहली चीज क्या होती है, वो घर के बुजुर्ग मालिक होते हैं, वो पहले बंटते हैं, उसके हिसाब से पूरा परिवार 2 खेमे में बंट जाता है। ठीक वैसे ही यहाँ भी होता है, किसी कोशिका का मालिक डीएनए होता है या रेट्रोवायरस में आरएनए होता है। तो जब भी विभाजन होना होता है सबसे पहले यही विभाजित होकर के 1 से 2 बनते हैं। तो ये क्रिया क्या कहलाती है, यही प्रतिकृतियन है। अब दूसरी चीज यह है कि यह किस प्रक्रिया में होता है। तो आपको बताया गया है कि जो प्रतिकृतियन होता है वह कोशिका विभाजन के क्या होता है, जो कोशिका विभाजन होता है
कोशिका विभाजन, ठीक है, कोशिका विभाजन होते समय क्या होता है, सबसे पहले कोई भी कोशिका विभाजन से पूर्व यदि वो एम्ब्रियो नहीं है जहां पर क्लीवेज होता है, क्लीवेज को वाले छोड़ करके हर कोशिका विभाजित होने से पहले अपने को विभाजन के लिए प्रिपेयर करती है, तैयार करती है। उस तैयारी की अवस्था को ग्रोथ फेज कहते हैं या इंटरफेज कहते हैं। इस इंटरफेज को 3 फेज सब फेजेस में बांटा गया, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। इसके बाद तब विभाजन की प्रावस्था शुरू होती है। तो इसमें जो डीएनए का प्रतिकृतिन होता है वो G1 प्रावस्था में तो विभाजन के लिए जो आवश्यक एंजाइम हैं उनका निर्माण करती है, ठीक है, और इसके बाद यस प्रावस्था में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो उत्तर क्या मिला, कोशिका विभाजन के यस प्रावस्था में, यस प्रावस्था में इसका क्या होता है, विभाजन होता है, जो क्या होती है, इंटरफेज होती है, इंटर या ग्रोथ फेज। या ग्रोथ फेज होती है, ठीक ना। तो इस अवस्था में इसका जो है विभाजन होता है। अब दूसरी चीज आपको हमें जानना है कि यह विभाजन जो होता है ये किस सिद्धांत का पालन करके यह विभाजन की प्रक्रिया शुरू होती है। तो बेटा ध्यान रखना, अभी ये जो विभाजन होता है इस विभाजन के लिए वैज्ञानिकों के बीच में बड़ा कोहराम था, बड़े अंतर मतभेद थे और लोग ये देखते थे, कोई कहता था इसमें कई थियरी सामने आई, लेकिन ये वैज्ञानिकों की सोच थी कि विभाजन की वही थियरी सबसे सत्य साबित होगी जो मेंडल के आनुवंशिक नियमों का पालन करती हो, ठीक है, वही थियरी। तो लोग बहुत सारे थियरी को दिए, लेकिन जब उस मानक पर मेंडल के आनुवंशिक नियमों को ढाला गया तो वो फेल हो जाते थे। अंत में लोगों ने ये माना कि यदि वाटसन क्रिक का दिया हुआ डीएनए का त्रिआयामी डबल हेलिकल स्ट्रक्चर सही है, तब इसका जो रेप्लिकेशन होता है, जो प्रतिकृतियन होता है, उसे आनुवंशिक नियमों का पालन करने में सहायक होना चाहिए। लेकिन बाद में क्या हुआ, जब वैज्ञानिकों ने जो अन्य मत इनको दिए गए उसके आधार पर जब यह थियरी साबित नहीं हुई तो उन्होंने वाटसन क्रिक के थ्री डायमेंशनल डबल हेलिकल स्ट्रक्चर पर ही उंगली उठा दिया कि श्रीमान जी आप प्रूव कीजिए, आपने इस मॉडल को बनाया है, अब आप बताइए, या तो आप सिद्धांत बताइए कि डीएनए का रेप्लिकेशन किस सिद्धांत पर होता है, और यदि आप नहीं बता पाते हैं तो आपका ये डीएनए का जो आपने हाइपोथेटिकल सिद्धांत दिया या जो एक्सपेरिमेंटल सिद्धांत दिया ये मात्र हाइपोथेटिकल, मात्र काल्पनिक साबित हो जाएगा। अतः कहने का मतलब क्या, कहने का अर्थ यह हुआ कि एक बार वाटसन क्रिक पर पुनः अपने त्रिआयामी डीएनए संरचना पर एक प्रश्न चिन्ह, संकट गहराता हुआ दिखाई पड़ा और प्रयास करने के बाद वाटसन और क्रिक ने 1953 में इस सिद्धांत को देने में सफल हो गए कि वास्तव में डीएनए का प्रतिकृतियन कैसे होता है। क्या आप जानते हैं वो सिद्धांत कौन था? नहीं जानते हैं ना, तो जान लीजिए, हमें पता है, हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जानते हैं, तो आप भी जान लीजिए। वो सिद्धांत था अर्ध संरक्षित सिद्धांत। क्या था? अर्ध संरक्षित सिद्धांत। वह अर्ध संरक्षित सिद्धांत था और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल। सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल, इस सिद्धांत को वाटसन और क्रिक ने, इन्होंने वाटसन एंड क्रिक ने कब दिया? 1953 में दे दिया था। इस सिद्धांत उन्होंने क्या कहा?
इस सिद्धांत में उन्होंने ये कहा कि श्रीमन मेरे प्रिय वैज्ञानिकों, देश के इस सिद्धांत को जानने की इच्छा रखने वाले प्रिय वैज्ञानिकों, डीएनए का जब भी प्रतिकृतियन होता है तो इसमें जो पैतृक डीएनए होता है, इसमें जो पैतृक डीएनए होता है, इस पैतृक डीएनए के जो भी सूत्र होते हैं ये विभाजन से पहले क्या होते हैं, पृथक होते हैं। और पृथक होकर के ये दोनों, विभाजन से पहले ये दो सूत्र जो पृथक हुए, ये पृथक होने पर ये क्या हुए, ये दोनों सूत्र पृथक हो गए, ये पैतृक सूत्र हो गए। अब उन्होंने क्या कहा, इसी पैतृक सूत्र पर इसी सूत्र का प्रतिध्रुवी और अनुपूरक क्या होता है, नया सूत्र बन जाता है, नया सूत्र बन जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से यह एक डीएनए विभाजित होकर के दो डीएनए में बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा, जो मुख्य बात कही कि किसी भी नए बनने वाले डीएनए में, कोई भी जो संतत डीएनए होता है, उस संतत डीएनए में 50%, 50% उनके पितर का, उनके जनक का डीएनए सुरक्षित होता है। अब आप देख भी रहे हैं, यहाँ पर ये जनक डीएनए था, ये जनक है, ये जनक डीएनए है। जनक डीएनए से जब दो संतत डीएनए बने, दो संतत डीएनए जब बनेंगे तो इस संतत डीएनए में कितना होगा, ये जो लाल वाला सेगमेंट देख रहे हैं कितना है, वो दो लाल सूत्र बराबर, अगर 100% तो एक लाल सूत्र बराबर कितना होगा, 50%। तो यहाँ यह डीएनए बन गया, इस डीएनए में एक सूत्र है, अर्थात 50% इसमें जनक है। जनक कितना है, इसमें जनक 50% है, और नया कितना है, यानी संतति, संतति कितना है, 50% है, क्योंकि एक सूत्र का वैल्यू कितना आया, 50%। उसी प्रकार से ये जो डीएनए बना, इसमें भी 50% क्या है, जनक है, और 50% क्या है, संतति है। यही डीएनए जब आगे अगली पीढ़ी में पुनः विभाजित होना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, जब पुनः विभाजित होंगे तो क्या हो जाएगा, ये जो दो संतति डीएनए हैं, ये जो जनक डीएनए, ये क्या हो जाएंगे, ये अलग हो जाएंगे। एक लाल वाला यहाँ अलग हो जाएगा, और ब्लैक वाला, ये जो देख रहे हैं ब्लैक वाला, ये भी अलग हो जाएगा, और ये ब्लैक वाला यहाँ अलग हो जाएगा। इस प्रकार से इसके दोनों सूत्र अलग हो गए। ये पहली, ये P1 जनरेशन था, ये दूसरा संतत जनरेशन का प्रथम, ये दूसरा संतत जनरेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, अब इस सूत्र पर तीसरी पीढ़ी में जो नए बनेंगे वो क्या हो जाएंगे, वो देखिए, ये नया बन गया, इस पर भी तीसरी पीढ़ी का नया बनेगा, इस पर भी तीसरी पीढ़ी नया बनेगा, इस पर भी तीसरी पीढ़ी का नया बनेगा। इस प्रकार से आप क्या देख सकते हैं, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस पीढ़ी में इस जनक से दो डीएनए बन गए, दोनों में लाल 50%, काला 50%। इसमें से जो ये बना, इससे इस डीएनए से जो ये बना, इसमें कितना है, फिर एक सूत्र बराबर 50%, तो 50% क्या हुआ, ये जनक डीएनए हुआ, और जो ब्लू वाला बना वो क्या हुआ, वो नया बना, वो उसका मात्रा कितना हुई, 50% ये नया बना। इसी प्रकार से देखेंगे यही रेशियो सब में आएगा। ठीक, अब यहाँ देखिए, तो कहने का अर्थ क्या हुआ, वाटसन क्रिक ने यही बताया कि डीएनए के प्रतिकृतियन में हर जनरेशन में जो डीएनए होता है, उस डीएनए में 50% जो डीएनए होता है वो जनक का होता है, और 50% नया होता है। यानी हर पीढ़ी में 50%, आधा डीएनए वो जनक का सुरक्षित रहता है। यही हुआ सेमी माने आधा, कंजर्वेटिव माने संरक्षित माने सुरक्षित, डीएनए सुरक्षित रहता है। लेकिन बेटा, इस सिद्धांत से एक और भी बात सामने निकल करके आती है,
और वो बात क्या है, वो बात ये है, जरा यहाँ पर आप ध्यान दीजिए। आपने यहाँ देखा 2 सूत्र बराबर 100%, तो 1 सूत्र बराबर हम लोग क्या निकाले थे 50%। तो इस प्रकार से यदि जनक यहाँ पर यदि 100% है, तो यहाँ पे जनक कितना है, 1 सूत्र बराबर 50%, यहाँ क्या है 2%। तो यहाँ पे 1 सूत्र से 4 सूत्र बना है, 1 2, तो 1 सूत्र बराबर अगर 2 सूत्र बराबर अगर 100%, तो 1 सूत्र बराबर कितना होगा 25%। तो इस प्रकार से यहाँ इस पीढ़ी में जनक कितना है 25%, 25%, 25% डाल 25% डाल, अर्थात इस पीढ़ी में जनक हो गया 50%, ठीक। और 50% क्या हो गया, नया डीएनए हो गया। अब अगली पीढ़ी में चलिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पर 4 सूत्र बना था, तो 1 सूत्र की वैल्यू 25% आई थी। यहाँ पर कितना बन गया, 2 4 6 8 सूत्र बन गए। तो 2 सूत्र की वैल्यू यदि 100 है, तो 8 सूत्र की वैल्यू कितनी आएगी, लगभग 12.5%। तो यहाँ पर जरा देखिए, इस पीढ़ी में एक जो जनक जो लाल कितना है 12.5, यानी ये जो पैतृक जनक का जो डीएनए है वो इसमें कितना होगा, केवल 25%। क्यों, 12.5 25 ही आएगा। इस प्रकार से हम क्या देख रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि जब कोई भी किसी भी जनक के जब संतानें बनती हैं, यानी डीएनए जब डिवाइड होता है, तो जनरेशन टू जनरेशन क्रमशः ग्रेजुअली धीरे धीरे क्या होता है 50% की दर से वो घटता ही चला जाता है। 50% की दर से क्या होता है, घटता ही चला जाएगा। इसी प्रकार यदि आप अगले जनरेशन में देखेंगे, तो ये 25% घट के क्या हो जाएगा 12.5% हो जाएगा। इस जनरेशन में जो संतति होगी, यहाँ पर ये P1 था, P1 में 100, और जीवन में यानी प्रथम संतति में 50% पैतृक रह गया। दूसरे जनरेशन में क्या हुआ, वो 25%, जो ये वाला P था 25% रह गया। और तीसरे जनरेशन में क्या हुआ, ये P कितना था, P जो है 12.5% हो गया। अगली जनरेशन जाएंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 का आधा, यानी 6.25% क्या हो जाएगा, ये चौथी जनरेशन में रह जाएगा। इस प्रकार से निष्कर्ष क्या निकला कि कोई भी किसी भी जनक का डीएनए जनरेशन टू जनरेशन जैसे आगे बढ़ता जाता है, क्रमशः 50% के रेट से उसके जो कैरेक्टर हैं वो मिनिमाइज होते चले जाते हैं। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि हमारा जो इमीडिएट एंसेस्टर, हमारा जो ठीक आगे का पूर्वज है, वो क्या चिंपैंजी है। तो क्या चिंपैंजी के 100% गुण हम में हैं? नहीं, चिंपैंजी हमसे इतने जनरेशन दूर हो चुका है कि अब उसके जो लक्षण हैं वो हमारे शरीर में मात्र 0.1% से भी कम है। इसी अनुक्रम में हम कह सकते हैं, इसी सिद्धांत पे हम कह सकते हैं कि हम गजश्रु यानी छछूंदर की औलाद हैं। तो कोई मानेगा? नहीं मानेगा। क्यों? हैं क्योंकि छछूंदर अगर विकास का क्रम देखें तो छछूंदर से ही हमारा विकास हुआ है। और आज छछूंदर के जो पैतृक जो छछूंदर के जो डीएनए हैं उनके कोई भी गुण हम में मौजूद नहीं है। क्यों? क्योंकि हमारे और छछूंदर के बीच में इतनी ज़्यादा ग्रेजुएशन की गैपिंग हो गई है, अंतराल आ गया है कि आज छछूंदर के कोई भी यानी 0.0000000% में 1% में क्या होगा, वो उनके कैरेक्टर हमारे अंदर मौजूद हैं, जबकि मोर ओवर कैरेक्टर्स आज छछूंदर के हमारे शरीर में उपस्थित नहीं हैं। अच्छा, इस दुनिया का इसी आधार पर अगर हम कहें, इस दुनिया में जितने जीव हैं वो सब प्रोकैरियोट्स के औलाद हैं। क्या बात आपकी समझ में आएगी? शायद आप स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन इस सिद्धांत के आधार पर हमें स्वीकार करना पड़ेगा, और सचमुच में ऐसा होता है। तो आप कहेंगे सर तो प्रोकैरियोट से कौन से कैरेक्टर हमारे अंदर हैं? अरे बेटा, मैंने कहा ना, आज प्रोकैरियोट विकास इवोल्यूशन के मतलब वो दौड़ में आज हम लोग प्रोकैरियोट से इतने ज़्यादा जनरेशन गैपिंग हो गई है कि आज प्रोकैरियोट्स के
0.0000000000 करते हुए, यानी कम से कम उसका करेक्टर हम में मौजूद है। अगर न मानिए तो देख लीजिए, इतना तक तो मौजूद ही है कि हमारा डीएनए, हमारे डीएनए के बेस पेयर हों या प्रोकैरियोट्स के डीएनए के बेस पेयर हों, मोर ओवर क्या होते हैं, वो भी डीऑक्सीराइबोस शुगर, नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, गुआनिन और फॉस्फेट, इसी केमिकल से वो भी बने हैं और उसी केमिकल से हमारा भी डीएनए बना हुआ है। तो हमारे शरीर में और सारे कैरेक्टर भले प्रोकैरियोट्स के न हों, लेकिन इतना तक तो है, जो मालिक है, मालिक का उतना केमिकल कंपोजिशन आज प्रोकैरियोट का हमारी बॉडी में प्रेजेंट है। ठीक है, तो इस आधार पे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि ये जो वाटसन क्रिक का जो सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल के आधार पर क्या करता है, डीएनए का रेप्लिकेशन होता है। अब बेटा इस एक्सपेरिमेंट को, ये कपोल कल्पित नहीं है, इस एक्सपेरिमेंट को 1958 में मैथ्यू मेसलसन और फ्रैंकलिन स्टॉल ने एक्सपेरिमेंटली इसको इशरिशिया कोलाई पर इसको एक्सपेरिमेंट करके, प्रयोग करके वेरीफाई कर दिया, प्रूव कर दिया और यह सिद्धांत सच पाया गया। ठीक, अब हम लोग आगे जब ये एक राउंड इसको पढ़ने के बाद जब हम चलेंगे तो हम इनके एक्सपेरिमेंट को अलग अलग करके पढ़ेंगे। ठीक है, अब आइए, अब अगला स्टेप क्या शुरू होता है, इतना तो हम पढ़ लिए। अब हमको देखना है कि फेज किस अवस्था में होता है, प्रोसेस। अच्छा ठीक है, यहाँ पे हमने प्रोसेस को फेज समझ लिया था, सॉरी। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ये जो फेज की अवस्था है बेटा, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिए। यहाँ जो फेज है, फेज का आंसर ये है, जो फेज होता है फेज का आंसर यह है। तो फिर प्रोसेस कैसा होता है, ध्यान रखिएगा। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, इसको मिटा रहे हैं, वो सेमी कंजर्वेटिव, ये प्रिंसिपल हो गया, सेमी कंजर्वेटिव रूल को फॉलो करते हुए इसका जो है रेप्लिकेशन होता है। और यह प्रक्रम कैसा है, प्रोसेस कैसा है, तो इस बेटा ये ऑटो कैटालिटिक प्रोसेस है। डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है वो ऑटो कैटालिटिक नेचर का होता है। ऑटो कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ, स्व प्रेरित, इसका प्रतिकृतियन स्व प्रेरित होता है, ऑटो कैटालिटिक होता है, ऑटो कैटालिटिक। ऑटो कैटालिटिक का मतलब क्या हुआ, ऑटो कैटालिटिक का मतलब यह हुआ कि डीएनए स्वयं अपने को डिवाइड करने की प्रोग्रामिंग करता है और उसके लिए आवश्यक पदार्थों का निर्माण करता है। इसके डिवीजन के लिए कोई दूसरा सेल में फैक्टर नहीं होता जो कि इसको मोटिवेट करे कि यस भैया आप जो है अब डिवाइड होना शुरू हो जाइए। ठीक है, इसीलिए इसको ऑटो कैटालिटिक बोलते हैं। अब हम लोग अगले स्टेप पे चर्चा करेंगे और अगला स्टेप ये है कि रेट क्या होता है, डीएनए रेप्लिकेशन किस रेट से डिवाइड होता है। हम जानते हैं कि डीएनए में क्या होता है, डीएनए में बहुत सारे क्या होते हैं, बेस पेयर होते हैं। ये बेस पेयर हैं, ये क्या हैं, ये बेस पेयर हैं। तो बेटा ध्यान रखना, डीएनए जब रेप्लिकेट करने लगता है तो लगभग 2000 बेस पेयर पर सेकेंड के स्पीड से इसमें रेप्लिकेशन की प्रोसेस शुरू होती है। यानी 2000 बेस पेयर प्रति सेकंड की दर से क्या करता है, यह विभाजित होता है, रेप्लिकेशन की क्रिया करता है। अब अगला पोर्शन देखेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसकी आपूर्ति कौन करता है। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिएगा, डीएनए रेप्लिकेशन के लिए आवश्यक एनर्जी की आपूर्ति एटीपी भी करता है और डीऑक्सी राइबोन्यूक्लियोसाइड ट्राइफॉस्फेट भी करता है। इसका काम तो ड्यूअल फंक्शन है। क्यों? क्योंकि किसी पैतृक डीएनए पर आवश्यक न्यूक्लियोटाइड की उपलब्धता भी यही उपलब्धि कराता है और साथ ही साथ उन न्यूक्लियोटाइडों को आपस में ईस्टर बॉन्ड के द्वारा उनकी लिंकिंग का काम भी यही करता है। लेकिन तो एटीपी कौन सा काम करता है, एटीपी जो डीएनए के हेलिक्स होते हैं, इस हेलिक्स को खोलने का काम करता है
इसको अनबाइंड करने का काम करता है। इसमें जो कहीं कहीं पर टॉर्क बन जाते हैं, उस टॉर्क को कट करके रिमूव करने का काम करता है। इसके बाद इसमें इंसिजन का काम करता है, यानी जो भी पॉलीमराइजेशन को छोड़ करके, बहुलीकरण की क्रिया को छोड़ करके जितने भी कटिंग एडिटिंग का जो प्रोसेस, जहाँ जहाँ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, वो सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट कौन करता है? एटीपी पूरा करता है। ठीक ना, कौन पूरा करता है? एटीपी। तो एटीपी इसकी जरूरत को पूरा करता है। और दूसरा जो जरूरत पूरा करने वाला मॉलिक्यूल है वह है डीऑक्सी, क्या है, इंग्लिश में लिख रहा हूं, आप लोग हिंदी भी लिख लीजिएगा, डीऑक्सी राइबोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लियोसाइड 3-फॉस्फेट, 3-फॉस्फेट। ठीक है, यह क्या करता है? इसका ड्वेल बिहेव होता है, दोहरा व्यवहार होता है, दोहरा व्यवहार करता है, ये ड्वेल बिहेव करता है। दोहरे व्यवहार क्या करता है? एक चीज तो किसी भी पूरक, किसी भी जनक सूत्र पर जो न्यूक्लियोसाइड है उसका पूरक न्यूक्लियोसाइड उपलब्ध कराता है, यानी यह पूरक न्यूक्लियोसाइड की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ यह फास्फोडाइस्टर बॉन्ड के द्वारा उनको आपस में जोड़ने का भी काम करता है, यानी यहाँ पर डीएनए लाइगेज की जरूरत नहीं पड़ती है, यानी न्यूक्लियोसाइड को जोड़ने का भी काम यही करता है। तो इस प्रकार से इसके दोहरे व्यवहार हो गए। अब अगला प्रश्न आया कि इस डीएनए के रेप्लिकेशन में कुल कितने एंजाइम आवश्यक होते हैं जो डीएनए के रेप्लिकेशन में सहायक होते हैं और डीएनए का रेप्लिकेशन भी करा देते हैं। तो डियर स्टूडेंट ध्यान दीजिए, डीएनए के रेप्लिकेशन में जो आवश्यक एंजाइम्स होते हैं उसमें मुख्य एंजाइम होता है डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड, फर्स्ट एंड सेकेंड क्या काम करता है? ये फर्स्ट और थर्ड को सपोर्ट करता है। डीएनए इसमें जो फर्स्ट होता है, ये फर्स्ट क्या करता है? वह डीएनए, वह पैतृक डीएनए, वह पेरेंटल डीएनए जिसका पोलराइजेशन, जिसकी ध्रुवता 3' to 5' होती है, उस पर पॉलीमराइजेशन का काम करता है कौन? थर्ड। और फर्स्ट कहाँ काम करेगा? फर्स्ट उस पैतृक डीएनए पर बहुलीकरण पॉलीमराइजेशन का कार्य करता है जिसकी ध्रुवता 5' से 3' की तरफ होती है। ठीक है, तो उस पर पॉलीमराइजेशन का काम फर्स्ट करता है और 3' से 5' वाले ध्रुव पेरेंटल डीएनए सूत्र पर यह डीएनए पॉलीमरेज थर्ड जो है पॉलीमराइजेशन का कार्य करता है। इसके बाद जो अदर एंजाइम्स हैं, अदर एंजाइम्स में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस माने जो डीएनए को काटने का काम करता है। तो डीएनए में इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक्सोन्यूक्लियस और इंडोन्यूक्लियस। एक्सोन्यूक्लियस वो एंजाइम होते हैं जो डीएनए के किसी एक सूत्र को बाहर से काटते हैं, डीएनए के किसी एक सूत्र को बाहर से काटते हैं और जहां कटना चाहिए उस कटने वाले पॉइंट से 1000 बेस पेयर आगे या पीछे काटते हैं, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं काटते हैं। और जो इंडोन्यूक्लियस है, यह इंडोन्यूक्लियस डीएनए को अंदर से, डीएनए को अंदर से किसी एक सूत्र को काटता है और उसके साथ भी यही है कि क्या करता है, 1000 बेस पेयर आगे या पीछे काटेगा, एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं काटता है। लेकिन इस्चेरिचिया कोलाई में जो एक एंजाइम मिला जो डीएनए को काटने वाला था, वो विशिष्ट था, वो प्रतिबंध एंजाइम था, प्रतिबंध इंडोन्यूक्लियस था, रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस था। खासियत क्या थी? यह एंजाइम डीएनए के दोनों सूत्रों को
अंदर से एक स्पेसिफिक दो बेस पेयर के बीच में कट लगाता था। और कहा जाता है कि रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो भी होते हैं लगभग 230 बैक्टीरिया में से लगभग 900 प्रकार के रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम के बारे में खोज हो चुकी है। और ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम की खासियत ये होती है कि ये हमेशा अपने पैलिंड्रोम पर कट लगाते हैं। पहले पूरे डीएनए में अपने पैलिंड्रोम को सर्च करेंगे और उनका पैलिंड्रोम जहां मिल जाएगा वो वहीं पे जा करके कट लगाएंगे। अब आप कहेंगे सर पैलिंड्रोम, अरे बाबू थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ बायोटेक्नोलॉजी के लिए भी तो छोड़ दीजिए। पैलिंड्रोम वैसे क्या होते हैं, 4 से 6 बेस पेयर के ऐसे क्या होते हैं कंप्लीमेंट्री, दोनों सूत्र ऐसे कंप्लीमेंट्री बेस पेयर होते हैं जिनको आगे से पढ़िए या पीछे से पढ़िए एक ही प्रोनाउंसिएशन, एक ही ध्वनि निकलती है। जैसे हिंदी में कहें मलयालम, मलयालम को सीधा पढ़िए और उल्टा पढ़िए मलयालम ही आएगा। जहाज 3 बेस पेयर का, 3 अक्षर का, आगे पढ़िए पीछे पढ़िए एक ही आएगा। डालडा आगे पढ़िए पीछे पढ़िए एक ही आएगा। कहते हैं ना कि इसके बाद कहते हैं तेजू के पा के जू ते, यानी 3 3 6 2 8, यानी 8 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान। हम लोग पहले एक किस्सा बुझाते थे तो वही पैलिंड्रोम होता है। जैसे तेजू के पापा के जूते, अब इसको सीधे पढ़िए या उल्टे पढ़िए एक ही ध्वनि आएगी, वही अर्थ निकलेगा। या 12 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक जबान, जैसे राधा के नींबू में पानी की धारा, इसको उल्टा सीधा पढ़िए 12 लीटर का है लेकिन वही अर्थ निकलेगा। तो ये सब क्या होते हैं डीएनए में, क्या होते हैं हर रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के क्या होते हैं पैलिंड्रोम्स होते हैं, जहां पर वह रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस किसी खास पर्टिकुलर 2 बेस पेयरों के बीच में कट लगाता है और अंदर से दोनों स्ट्रैंड को काटता है। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस कहलाता है। इसके प्रकृति के आधार पर इसको केमिकल नाइफ या इंसिजर भी कहा जाता है, यानी रासायनिक कैंची का नाम दिया गया है। और दूसरा डीएनए क्या है, दूसरा डीएनए है ये डीएनए लाइगेज। डीएनए लाइगेज बेटा वो एंजाइम है जो डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइडों को आपस में फॉस्फोईस्टर बॉन्ड के द्वारा जोड़ने में सहायता करता है। यानी डीएनए के 2 न्यूक्लियोटाइडों को आपस में जोड़ने का काम करता है, इसलिए इसको रासायनिक गोंद भी कहते हैं, केमिकल गम भी कहते हैं। अब आइए, इसके अलावा एंजाइम है हेलिकेज। हेलिकेज क्या करता है, हेलिकेज का काम यह है कि जो डीएनए के जो स्पाइरल हेलिक्स होते हैं ये इनको क्या करता है, इनको अनबाइंड कर देता है। जो मुड़े हुए होते हैं इनको खोल के सीधा कर देता है। क्या करेगा, इनको खोल के सीधा करेगा। दूसरा है टोपो आइसोमरेज। टोपो आइसोमरेज में 2 होते हैं, टोपो आइसोमरेज फर्स्ट और टोपो आइसोमरेज सेकेंड। तो ध्यान रखिएगा, जो टोपो आइसोमरेज फर्स्ट है क्या करता है, डबल स्ट्रैंड को क्या करता है सिंगल स्ट्रैंड में बांट देता है। यानी यहाँ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग को क्या करेगा, वो तोड़ता हुआ आगे चला जाएगा और इस प्रकार से दोनों स्ट्रैंड क्या हो जाएंगे, वो कट करके क्या होते हैं, खुद जाते हैं। यानी फार्क का फॉर्मेशन हो जाता है, चिमटे के आकार का जो है डीएनए बन जाता है। तो ये करता है। और साथ ही साथ क्या काम करता है, अगर डीएनए में कहीं गुच्छी बन गई है, तो उस गुच्छी को काट करके अलग करके आगे वाले डीएनए को पीछे वाले डीएनए से क्या करता है, जोड़ देता है। ये फर्स्ट का काम है। डीएनए टोपो आइसोमरेज सेकेंड का काम है, इसको डीएनए गायरेज भी कहते हैं। इसका काम क्या होता है, डीएनए को कट करना और उसको ज्वाइंट करना। यानी मेन कहने का मतलब जो टॉर्क के रिमूवल का काम होता है उसमें मुख्य भूमिका ये निभाता है। इसके बाद क्या होता है, जब डीएनए के दोनों बॉन्ड वीक होकर टूट के अलग हो जाते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड ये अलग हो जाता है, तो फिर से चांसेस होता है कि आपस में आकर के फिर से रीज्वाइंट हो सकते हैं। तो ये रिज्वाइंट न होने पाए, इसको रोकने के लिए क्या होता है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स ये क्या करते हैं, ये यहाँ पे इसको इंसुलेट कर देते हैं। इसके जो हेड है इसको इंसुलेट कर देते हैं। अब ये आपस में अगर जुड़ना चाहेंगे तो जुड़ नहीं पाएंगे, यानी ये क्या होता है, अनबाइंडिंग स्टेबल हो जाती है। इसके बाद प्राइमेज क्या है, प्राइमेज का काम क्या है, प्राइमेज क्या काम करता है, ये जो वह डीएनए स्ट्रैंड जिसकी पोलैरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम होती है, ठीक है, इस स्ट्रैंड पे क्या काम करता है, ये काम करता है कि ये डीएनए को क्या काम करेगा, ये देखिए
ये डीएनए हो गया, यहाँ फॉर्क बन गया, फॉर्क बन गया, ठीक है, डीएनए बन गया, डीएनए का ये फॉर्क हो गया। अब यहाँ पर ये जो ब्रोकन बेस पेयर हैं, यानी इनकी बॉन्डिंग है, ये क्या काम करेंगे? अगर इसकी पोलरिटी 5 प्राइम से 3 प्राइम है, इसकी पोलरिटी 3 प्राइम से 5 प्राइम है, तो क्या करेगा? इस स्टैंड पे क्या करेगा? ये प्राइमेज काम करता है इस स्टैंड पर, और इस स्टैंड पे काम नहीं करता, जरूरत नहीं पड़ती है। और साथ साथ क्या होगा? तो जो डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है, डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या करता है? वो इस स्टैंड पर कंटिन्यू 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ क्या करेगा? ये पॉलीमराइजेशन कर देगा, इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ पूरक तैयार कर देगा, ठीक है। लेकिन इस स्टैंड पर जो क्या करता है? डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, थर्ड तो इस पर काम किया, इस पर क्या करेगा? इस पर थर्ड काम करेगा पॉलीमरेशन का, इस पर क्या करेगा? इस पर फर्स्ट काम करेगा। कहां से करेगा? यहां से करेगा। क्यों? क्योंकि आपको बताया गया है, या अभी हम आपको आगे चल के बताएंगे। तो यह क्या करता है? ये यहां पर जाकर के क्या करता है? डायरेक्ट करता है। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट को क्या करता है? ये डायरेक्ट निर्देशित करता है कि आपको किस दिशा में पॉलीमराइजेशन करना है, और इस प्रकार से ये यहाँ क्या करता है? पॉलीमराइजेशन को आगे बढ़ाता है। ठीक, आगे चीज ये प्राइमेज का फंक्शन है। अब आप आइए, अगला हेडिंग हम देखेंगे। हम एनर्जी जान गए, एंजाइम जान गए, टेम्पलेट। हाँ, तो बेटा ध्यान रखना, डीएनए का जो रेप्लिकेशन होता है, रेप्लिकेशन के समय डीएनए के जो दोनों टेम्पलेट हैं, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम या 5 प्राइम से 3 प्राइम, ये दोनों टेम्पलेट क्या करते हैं? ये दोनों स्ट्रैंड, दोनों सूत्र टेम्पलेट या सांचे का काम करते हैं, अर्थात दोनों खुलेंगे धीरे धीरे और दोनों पे क्या होगा? नए सूत्र का निर्माण होगा। ठीक है, तो ये क्या हुआ? ये टेम्पलेट वाला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब इसके बाद है डायरेक्शन। डायरेक्शन किसकी? दो चीज की, रीडिंग की और पॉलीमराइजेशन की। बेटा यहाँ पर ध्यान से सुन लीजिए, ये जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट और थर्ड है, मुख्य रूप से पॉलीमराइजेशन का काम यही करता है। तो क्या करते हैं? पॉलीमराइजेशन करने से पहले ये क्या काम करते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड को रीड करते हैं। तो बेटा ध्यान रखना, पेरेंटल स्ट्रैंड के किसका रीडिंग करते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड का। तो पेरेंटल स्ट्रैंड की रीडिंग हमेशा ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ करते हैं, चाहे फर्स्ट हो चाहे थर्ड हो, दोनों क्या करते हैं? पेरेंटल स्ट्रैंड की इस सेंटेंस को मेरा थोड़ा विशेष ध्यान से सुन लीजिएगा। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज चाहे थर्ड हो चाहे फर्स्ट हो, यह पॉलीमराइजेशन करने से पहले पेरेंटल स्ट्रैंड की रीडिंग करता है, पढ़ता है कि हमको कहां पर कौन सा न्यूक्लियोटाइड, किसका कौन सा पूरक न्यूक्लियोटाइड होगा और कहां पे हमको उस पूरक न्यूक्लियोटाइड को रखना है, ये एंजाइम डिसाइड करते हैं। और डिसाइड करने से पहले उस स्टैंड को, पैतृक जनक सूत्र को पढ़ते हैं। तो जनक सूत्र को पढ़ने की दिशा क्या होती है? हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होती है। ध्यान से सुनिएगा, ये एंजाइम्स जनक सूत्र को हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद जो नया डाटर सूत्र, संतत सूत्र बनाते हैं, संतत सूत्र को हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की दिशा में बनाते हैं। यानी नए बनने वाले डीएनए हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम बनेंगे, और जनक सूत्र की का पाठन, रीडिंग हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी। आइए देखते हैं यहाँ पे। अब मान लीजिए यहाँ पर डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज थर्ड आ गया। क्या काम करेगा? ये पहले इस सूत्र को इधर से पढ़ना शुरू करेगा, रीडिंग 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या होगा? ये रीडिंग करेगा। लेकिन रीडिंग करने के बाद जब ये इसके एंटी पैरेलल, एंटी पोलराइज, प्रतिध्रुवी और पूरक जब नए सूत्र का निर्माण करने लगेगा, तो उस नए सूत्र का निर्माण क्या होगा? हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होगा। इसको दिशा भी मिल रहा है, इसका पूरक क्या होगा? 3 का उल्टा क्या होगा? 5। तो 5 की दिशा से क्या काम करेगा?
इस दिशा से 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ क्या करेगा, ये नए वाले सूत्र का निर्माण करेगा। इसी प्रकार यहाँ पर जो डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो इस सूत्र को कहाँ से पढ़ेगा, रीडिंग हमेशा 3 प्राइम से 5 प्राइम होगी, तो इस सूत्र को रीडिंग यहाँ से करेगा 3 प्राइम से, ये रीडिंग कहाँ से शुरू होगी, ये 3 प्राइम से 5 प्राइम की तरफ होगा, यानी अंदर से बाहर तरफ होगा। और जब नए सूत्र का निर्माण करेगा तो इसको कहाँ से करेगा, इसका अगर 3 प्राइम यहाँ है तो इसका कंप्लीमेंट्री पूरक क्या होगा, 5 प्राइम यहाँ होगा, और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये क्या काम करेगा, इस सूत्र पर नए वाले सूत्र का निर्माण करेगा। कहने का मतलब नए संतत सूत्र का निर्माण हमेशा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ होता है, लेकिन एंजाइम पेरेंटल सूत्र को 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेगा। ठीक, अब देखिए ये डायरेक्शन हो गया। अब इसके बाद हमको देखना है कि इसका पॉलीमराइजेशन की प्रक्रिया क्या है, कैसे जो है पेरेंटल डीएनए पर डॉटर डीएनए का फॉर्मेशन होता है। तो बेटा ठीक है, लेकिन मेथड पढ़ने से पहले हम लोग क्या करेंगे, अभी हम लोग क्या काम करेंगे, मैथ्यू मेसलसन का जो डीएनए रेप्लिकेशन का सेमी कंजर्वेटिव प्रिंसिपल है उसको पढ़ेंगे। उसको पढ़ करके कंप्लीट करने के बाद तब हम लोग क्या काम करेंगे, ये रेप्लिकेशन की विधि को पढ़ेंगे, जो हम नेक्स्ट पेज पर पढ़ेंगे। डियर स्टूडेंट, देन प्लीज यू आर काइंडली रिक्वेस्टेड टू वेट एंड वॉच फॉर नेक्स्ट पेज। थैंक यू। ओके, थैंक्स, बाय। यस माय डियर स्टूडेंट्स, तो इस नेक्स्ट पेज पर आपका स्वागत है। इस नेक्स्ट पेज पर हम लोग जो है ये मेथड ऑफ पॉलीमराइजेशन देखेंगे, बहुलीकरण डीएनए के प्रतिकृतियन की विधि क्या है। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि ये जो डीएनए होता है, ये डीएनए क्या होता है, ये डीएनए इस प्रकार से जब इसको हेलिकेज एंजाइम खोल देते हैं तो खोलने के बाद ये डीएनए क्या होगा, इस प्रकार से इसके दोनों स्ट्रैंड खुल जाएंगे। मान लीजिए इस स्ट्रैंड की पोलैरिटी नीचे से ऊपर 3 प्राइम से 5 प्राइम है, अब इसकी पोलैरिटी नीचे से ऊपर 5 प्राइम से 3 प्राइम है। ठीक है, यहाँ पर जो है ये बेस पेयर जो न्यूक्लियोटाइड के बेस हैं वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड के द्वारा बॉन्डिंग करके यहाँ पर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कर लिए हैं, जिससे यहाँ पे बेस पेयर का फॉर्मेशन हो गया है। तो ये जो बेस पेयर होता है, अब ये बेस पेयर क्या होंगे, पहली बात इस स्ट्रैंड का कटना जरूरी है। ठीक है, तो कैसे होगा, जो एक्सोन्यूक्लियस है, एक्सोन्यूक्लियस किसी एक स्ट्रैंड को बाहर से काटेगा, और या तो इंडोन्यूक्लियस अंदर से किसी एक स्ट्रैंड को काटेगा। लेकिन कहाँ काटेगा, एक्चुअली ये जहाँ पर ओरी पॉइंट होगा, जहाँ पर ओरी पॉइंट होता है, जहाँ पर इस डीएनए के स्ट्रैंड में एडेनिन थायमिन के बहुत सारे बॉन्ड्स, बहुत सारे बेस पेयर होते हैं, यानी हजारों बेस पेयर की लगभग ये जो है होते हैं, वही इसका ओरी पॉइंट होता है। और उसी ओरी पॉइंट पर जो एक्सोन्यूक्लियस होगा वो आकर के यहाँ पर क्या करेगा, कट लगाएगा। क्या लगाएगा, यहाँ पे मान लीजिए कट लगा दिया, तो ये जो कट लगाया, अब इस कट को कहते हैं इंसिजन, इस कट को कहेंगे निक, इस कट को क्या कहते हैं, निक कहते हैं। जब निक कहेंगे तो क्या होगा, ये बेस पेयर अब यहाँ से क्या काम करेगा, इस जो हेलिक्स है, इस सपोज यहाँ से कट लगाया, यहाँ से कट लगाया, यहाँ निक बन गया। निक बनने के बाद अब यहाँ से क्या होगा, यहाँ से जो हेलिकेज है, गायरेज है, ये एंजाइम क्या करेंगे, अंदर प्रवेश करेंगे। अंदर प्रवेश करेंगे, प्रवेश करने के बाद इसको क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड को वीक करेंगे, और वीक करने के बाद इसको जो है यहाँ से खोलते हुए चले जाएंगे। जब खोलते हुए चले जाएंगे तो क्या होगा, 1 2 3 4, ये खोलते हुए चले जाएंगे। जाने के बाद क्या होगा, ये जो बेस, ये जो स्टैंड है, ये स्टैंड थोड़ा सा इस साइड में मूव करेगा। इस साइड में जब मूव करेगा
तो कंडीशन क्या हो जाएगी, ये यहाँ से मुड़ करके लगभग ऐसा हो जाएगा, यानी यहाँ से लगभग ये इस प्रकार से मूव कर जाएगा और ये जो कटे हुए बेस हैं ये यहाँ से आकर के लिंक हो, इस पर लिंक रहेंगे। तो यहाँ से जब ये कट हो जाएगा तो आप क्या देख रहे हैं, ये एक तरह से वाई शेप बन गया, फॉर्क फॉर्मेशन हो गया। क्या हो गया, यहाँ पे फॉर्क फॉर्मेशन हो गया। अब ये 5 प्राइम जो है यहाँ चला गया, 3 प्राइम ऊपर है, 3 प्राइम यहाँ है, 5 प्राइम वहाँ है, ये चला गया। अब जो हमारी एनसीईआरटी में जो फिगर दिया गया है वो क्या दिया है, यहाँ से लेकर के ऊपर तक का स्ट्रक्चर दिया है, यानी यही चीज़ क्या हो जाएगा, यहाँ पे इस प्रकार से दिया है। एक बेस ये हो गया, यहाँ से कट हो गया है, इसको भी इधर फैला दिए और इसको भी यहाँ से कट करके इसको यहाँ से इधर फैला दिए। ये फॉर्क का फॉर्मेशन हो गया। ये 3 प्राइम से 5 प्राइम वाला स्टैंड है और ये 5 प्राइम से 3 प्राइम का स्टैंड है। बाकी जो यहाँ पे बेसेस हैं, बेस पेयर, वो यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ठीक है, तो ये बेस पेयर यहाँ पे प्रेजेंट हैं। ये सभी बेस पेयर क्या काम करेंगे, इस प्रकार से यहाँ पर जो खुला हुआ है ये देखिए, मान लीजिए यहाँ पर ए है, यहाँ पर टी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर जी है। हम 4 ही बेस को लेकर के जो है ये पॉलीमराइजेशन या नए फिलामेंट के फॉर्मेशन की बात करेंगे, रेप्लिकेशन की बात करेंगे। इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ क्या होगा, यहाँ पे टी होगा, यहाँ पर ए होगा, यहाँ पर सी होगा, यहाँ पे जी होगा और यहाँ पर यहाँ पर जी होगा और यहाँ पर सी होगा। इसका कम्प्लीमेंट्री है, इसका ये, इसका ये, इसका ये। ठीक है, अब जो है पॉलीमराइजेशन की बात आई कि पॉलीमराइजेशन सबसे पहले किस पर होगा, तो सबसे पहले बात नहीं है, दोनों स्टैंड पर एक साथ डीएनए का नए सूत्र का निर्माण शुरू होगा। अब दोनों सूत्र का निर्माण शुरू होगा। अब देखना है कि डायरेक्शन, तो डीएनए पॉलीमरेज जो थर्ड है वो 3 प्राइम से 5 प्राइम वाले स्टैंड पर क्या काम करेगा, पॉलीमराइजेशन की क्रिया शुरू करेगा। कैसे करेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम इसको पढ़ेगा और पढ़ करके जो इसका पहले से पेरेंटल स्टैंड पे जो यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड है, उस न्यूक्लियोटाइड का कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड यहाँ एडजस्ट करता जाएगा, एडजस्ट भी करता जाएगा और एक दूसरे से लिंक करते हुए आगे बढ़ता जाएगा। तो क्या होगा, यहाँ पर जो न्यूक्लियोटाइड है, जी बता रहा है कि यहाँ न्यूक्लियोटाइड जो है ग्वानिलिक एसिड है, तो ग्वानिलिक एसिड है, इसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ, यानी इधर 3 प्राइम होगा, उधर जा रहा है, तो 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ ये क्या काम करेगा, इस पेरेंटल स्टैंड का कम्प्लीमेंट्री पूरक डॉटर या नया संतति सूत्र का निर्माण करेगा। तो यहाँ पर ग्वानिलिक एसिड है, तो यहाँ पे क्या करेगा, यहाँ पे साइटिडिलिक एसिड को रख देगा। यहाँ ग्वानिलिक है तो यहाँ साइटिडिलिक एसिड को रखेगा। ठीक है, साइटिडिलिक एसिड को रख करके क्या करेगा, ये यहाँ से आगे बढ़ जाएगा, आगे बढ़ेगा और यहाँ पे फास्फोएस्टर बॉन्ड को फिर यहाँ क्या करेगा, साइटिडिलिक एसिड है, यहाँ ग्वानिलिक एसिड को रखेगा, फिर इसको लिंक करते हुए आगे बढ़ेगा, फिर यहाँ पढ़ेगा 3 प्राइम से 5 प्राइम, इसको पढ़ेगा तो उसका कम्प्लीमेंट्री यहाँ पर जो है थाइमिडिलिक एसिड है, तो यहाँ पर एडेनिलिक एसिड को रखेगा, एडेनिलिक एसिड, फिर आगे बढ़ेगा, आगे बढ़ करके अब यहाँ पे एडेनिलिक एसिड है, इसका कम्प्लीमेंट्री जो न्यूक्लियोटाइड यहाँ पर जो है थाइमिडिलिक एसिड रखेगा और रख करके इस प्रकार से आगे बढ़ता जाएगा 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ। इस प्रकार से छोटा सा डीएनए का फिलामेंट यहाँ बना लिया। ठीक है, तो इस पर बन गया। अब बनने के बाद अब इस पर आइए, इस पर क्या होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर जो है क्या है, थाइमिडिलिक एसिड है। ये सूत्र जो है 5 प्राइम से 3 प्राइम है। जब इसको डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट पढ़ेगा तो कहाँ से पढ़ेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेगा। तो 3 प्राइम इसका कहाँ होगा, यहाँ पे होगा, इसका 3 प्राइम, वही 3 प्राइम यहाँ होगा। तो क्या करेगा, यहाँ से इधर से पढ़ना शुरू करेगा बाहर की तरफ,
पढ़ना शुरू करेगा और साथ ही साथ इसका न्यूक्लियोटाइड भी उसके साथ में रखता जाएगा। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम यह है कि डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज जो फर्स्ट है वो इसको प्रॉपरली डायरेक्शन नहीं मिल पाता। तो जो प्राइमेज एंजाइम है अर्थात आरएनए पॉलीमरेज वो क्या काम करेगा, वो डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज फर्स्ट को गाइड करता है, डायरेक्ट करता है कि कहाँ कहाँ रखना है। तो क्या कहता है, आप ऐसे मान के चलिए डीएनए ये जो पॉलीमरेज एंजाइम प्राइमेज है, ये प्राइमेज एंजाइम क्या कहता है डीएनए पॉलीमरेज फर्स्ट से, भैया ऐसा सुनो, मैं इस स्टैंड को 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ना शुरू कर रहा हूँ और पढ़ते पढ़ते जहाँ पर मैं अपना राइबोटाइड यहाँ रखूँगा, अर्थात वह न्यूक्लियोटाइड रखूँगा जो जिसमें पेंटोज शुगर है। इसमें तो डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड है, लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ पर पेंटोज शुगर इसके साथ लगा हुआ है। तो पेंटोज शुगर वाला राइबोटाइड इसका कंप्लीमेंट्री यहाँ रखता जाएगा। और उसने कहा कि जहाँ जहाँ मैं अपना राइबोटाइड रख रहा हूँ, आप पीछे से मुझे फॉलो करते हुए आगे बढ़िए। जहाँ जहाँ मेरा राइबोटाइड है उसको रिप्लेस करके उसके जगह पर आप अपना न्यूक्लियोटाइड रखते जाइए। ठीक है, तो ऐसा होता है। इस तरह से ऐसा होने पे क्या करता है, अब जो प्राइमेज है, प्राइमेज यहाँ क्या है, यहाँ थाइमिडिलिक एसिड है, तो यहाँ जगह कम है, मान लीजिए कम बनाऊँ, मैं मानता हूँ यहाँ से शुरू कर दिया। यहाँ या क्या करेगा, इसका 3 प्राइम यहाँ है तो कम्प्लीमेंट्री न्यू स्टैंड क्या करेगा, यहाँ से शुरू करेगा 5 प्राइम। इसका कम्प्लीमेंट्री जो एंटी पोलराइजेशन वाली यानी प्रति ध्रुव क्या होगा, 5 प्राइम से होगा। तो यहाँ क्या करेगा, मान लीजिए यहाँ आ गया, तो यहाँ आके क्या काम करेगा, अपना थाइमिडिलिक एसिड रख देगा। क्या करेगा, लेकिन ध्यान रखिएगा इसके पास राइबोटाइड के पास थाइमिडिलिक एसिड नहीं होता, उसके जगह क्या होता है, उसके पास यूरिडिलिक एसिड होता है, यूरिडीन होता है। तो यहाँ पर एडेनिलिक एसिड का जो कम्प्लीमेंट्री है ये यूरिडिलिक एसिड या यूरिडीन को यहाँ रख देगा। ठीक है, यहाँ रख दिया, रखने के बाद फिर क्या काम करेगा, यहाँ रख दिया, रखने के बाद फिर इसके पास आएगा, ऊपर से नीचे इसको पढ़ेगा, 3 प्राइम से 5 प्राइम पढ़ेगा और 5 प्राइम से 3 प्राइम की तरफ जो है क्या काम करेगा, पॉलीमराइजेशन करता जाएगा। इसके पास आकर के क्या करेगा, यहाँ ग्वानिलिक एसिड है तो ये अपना जो है राइबो शुगर वाला राइबोटाइड रखेगा और राइबोटाइड क्या होगा, साइटिडिलिक एसिड। तो साइटिडिलिक इसका यहाँ रख दिया। ठीक है, यहाँ रख दिया और यहाँ साइटिडिलिक एसिड है, उसकी जगह पे क्या करेगा, यहाँ पर अपना ग्वानिलिक एसिड रख देगा। वह ग्वानिलिक एसिड, ये सब राइबोटाइड हैं क्योंकि इन सब में क्या है, राइबो शुगर है, इसलिए राइबोटाइड जिसको बोलेंगे। तो राइबोटाइड रख दिया, ये रख दिया। अच्छे, अब क्या काम करेगा, अब इसी प्राइमेज को फॉलो करते हुए क्या होगा, जब डीएनए डिपेंडेंट पॉलीमरेज फर्स्ट यहाँ आएगा तो यूरिडेलिक एसिड को क्या करेगा, रिप्लेस कर देगा, हटा देगा और इसके जगह पर अपना थाइमिडिलिक एसिड रख देगा। ठीक है, थाइमिडिलिक एसिड रख दिया, फिर इसको हटाएगा, साइटिडिलिक को हटा करके ये अपना डीऑक्सीराइबोज वाला क्या करेगा, अपना साइटिडिलिक एसिड यहाँ रख देगा, ये रख दिया। ठीक है, अब ग्वानिलिक एसिड को फिर हटा करके इसकी जगह पर अपना जो है क्या करेगा, राइबो शुगर वाला डीऑक्सीराइबोज वाला क्या करेगा, ग्वानिलिक एसिड रख देगा। ठीक है, रख दिया, रखने के बाद क्या होगा, ये रख दिए और ठीक है, रखने के बाद क्या होगा, अब यहाँ पर क्या होगा, इसको रखने के बाद इनमें बॉन्डिंग हो जाएगी, 3 की 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 हाइड्रोजन, ये स्टैंड पूरा बराबर हो गया। अब यहाँ देखिए, ये रख दिया, रखने के बाद ये सब क्या हुआ, ये सेगमेंट सब क्या है, जुड़े नहीं हैं, सब अलग अलग हैं। तो ओकाजाकी महोदय ने इसकी खोज की थी, इसलिए अपने नाम के आधार पर इन्होंने इन खंडों को ओकाजाकी फ्रेगमेंट कह दिया। क्या कहा, ओकाजाकी फ्रेगमेंट या ओकाजाकी, ये सूत्र हैं। अब क्या होगा, अब इसका तीसरा एंजाइम डीएनए लाइगेज क्या काम करेगा, अब इन सूत्रों को क्या करेगा, आपस में फास्फोएस्टर बॉन्ड के फॉर्मेशन के द्वारा क्या काम करेगा, इसको लिंक करा देगा। तो ये इसको लिंक करा दिया, इस प्रकार से ये सूत्र क्या हो जाएगा, ये सूत्र जो है दोनों डीएनए लाइगेज के द्वारा क्या हो जाएंगे, लिंक हो जाएंगे। ये लिंक हो गया, ये लिंक हो गया, इस प्रकार से ये
सूत्र जो है ये जोका जाके फ्रेगमेंट आपस में लिंक हो गए, जुड़ गए। अब इसके बाद इसमें क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। जो बेस पेयर है इनके बीच में क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा क्या हुआ, इस प्रकार से दोनों सूत्र बन गए। इस सूत्र पर क्या हुआ, डिसकंटिन्यूअस क्या हुआ, पॉलीमराइजेशन हुआ। इसलिए इस पैरेंटल पैतृक सूत्र को क्या कहते हैं, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस क्या, डिसकंटिन्यूअस रज्जुक। और इस पर लगातार आप देख रहे हैं पॉलीमराइजेशन हुआ, इसलिए इसको कंटिन्यूअस सतत रज्जुक कहेंगे। और दूसरी चीज आप देख रहे हैं कि इसके बनने में इसकी तुलना में कौन सबसे पहले बना, तो हम ये देखते हैं कि इसके सबसे पहले बनने की संभावना है, क्योंकि ये कंटिन्यू बन जाता है। तो ये क्या होता है, ये पहले बन करके इसको पीछे पछाड़ देता है। इसलिए इस सूत्र को क्या कहते हैं, इस सूत्र को कहेंगे लीडिंग स्टैंड। ये कंटिन्यूअस स्टैंड है और ये नया वाला जो है ये लीडिंग स्टैंड है। किस पर लीड किया, किससे आगे गया, इस डिसकंटिन्यूअस स्टैंड पे जो नया वाला सूत्र बना इसको क्या किया, लीड किया। तो ये क्या हुआ, ये पछलग्गू हो गया, ये लैगिंग स्टैंड हो गया और ये लीडिंग स्टैंड हो गया। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से डीएनए पर क्या होता है, दो सूत्र बन जाते हैं। अब इसी प्रकार से धीरे धीरे डीएनए हेलिकेज और क्या कहते हैं गायरेज वगैरह, इसको धीरे धीरे खोलते जाएंगे। और इसके बाद धीरे धीरे क्या होगा, ये पूरा का पूरा सूत्र जो है डीएनए का जो है वो रेप्लिकेट कर जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से रेप्लिकेशन का प्रोसेस जो है जाकर के वो पूरा होता है। ठीक है, अब इसमें मैं नहीं समझता कि कोई पॉइंट ऐसा छूटा है जिस पर चर्चा किया जाना जरूरी है। और फिलहाल अगर कोई पॉइंट आएगा तो हम लोग इस पर फिर से चर्चा करेंगे। इसको आप बार बार देखिए, समझिए और समझ करके अब बेटा ये जो आपका ये वाला वीडियो है, ये इसमें आप जो है कंप्लीट डीएनए के रेप्लिकेशन के बारे में जानकारी रख चुके हैं। अब इसको आराम से इसका नोट्स बनाइए, पढ़िए और आगे बढ़िए। लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। यस, थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, विश यू गुड लक, थैंक यू।